Welcome back students. Today we will discuss गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का काम क्या है और ये किसको किससे कनेक्ट करेगा और किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए लिखा जाएगा, पहले ये जानना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, आपको दे रखा है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपको लिखनी है टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए। तो पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ है वो देख लो। ये प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया गया है। मान लो पहले ये देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, वो यहाँ पे नोट कर लेते हैं। एक तो है हमारे पास सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे, जैसे अपने एक्स वाई जेड होते हैं, ये म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और वही अपना रेफरेंस पॉइंट होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से आप कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप पोजीशन मेजर करेंगे किसी भी पार्टिकल की, किसी इवेंट की, और इस ओरिजिन के ऊपर आपका ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर का काम है पोजीशन मेजर करना और टाइम मेजर करना। तो पोजीशन मेजर करने के लिए तो वो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट की हेल्प ले लेगा, रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा, तो उसको टाइम मेजर करने के लिए एक टाइम पीस भी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें मिल करके एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें ये देखना है, हमने अब तक क्या देखा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चीज़ क्या है, एक बात। दूसरा, अब हमें ये देखना है कि किन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिनके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, और लॉ ऑफ इनर्शिया को क्या बोल सकते हैं आप, लॉ ऑफ इनर्शिया कहाँ से ड्रा करते हैं आप, न्यूटन का कौन सा लॉ को आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये कहता है F = ma से इसका आप इस लॉ को ड्रा कर सकते हैं। और ये कहता है कि कोई भी बॉडी, जब आपका फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी आपका 0 होगा। कहने का मतलब कोई भी बॉडी विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक्सेलरेट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, इन्हें हम अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। क्लियर है, अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। डन, तो इतनी बातें याद रखनी है। तो अब हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किनको हम बोलेंगे कि ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड हैं, अनएक्सेलरेटेड हैं या कैसे हैं। अब मान लो मेरे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो रेस्ट में है, और दूसरा मेरे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो हमारा मोशन में है। ठीक है, और जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और ये वेलोसिटी किसके विद रिस्पेक्ट टू होगी, ये होगी रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू। तो मैं पहले रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना देता हूँ, यानी कि एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया है। ठीक है, इसमें
ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है एक्सिस है, ये मेरा वाई और ये है मेरा जेड, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ। यहीं पे हमारा ऑब्जर्वर है ओ, जो वेरियस पैरामीटर्स को मेजर करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो भी पैरामीटर आपको कनेक्ट करने हैं, ठीक है, जिनकी भी सेट ऑफ इक्वेशन बनानी है, उसमें सबसे पहला आता है हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को आप कैसे लिखेंगे? अगर मान लो कोई पॉइंट है मेरा P, और P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं मेरे पास पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, z, और टाइम है इसका t, जिस टाइम पे आपने पोजीशन देखी। अगर ये स्टेशनरी है तो कुछ टाइम बाद भी P पॉइंट के कोऑर्डिनेट वही रहेंगे। अगर ये पार्टिकल जो P पॉइंट पे है वो मूव कर रहा हो तो उस पार्टिकल की पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, तो उस केस में टाइम भी अपना इम्पोर्टेंट पैरामीटर बन जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे ही x, y, z की वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर पार्टिकल x के अलोंग मूव कर रहा है तो y, z आपके सेम रहेंगे, सिर्फ x कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। अगर पार्टिकल y के अलोंग मूव कर रहे हैं तो आपके x और z पैरामीटर सेम रहेंगे, कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, और y कोऑर्डिनेट में चेंज होगा। ठीक है, अगर पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे और z आपका सेम रहेगा। बट अगर वो स्पेस में मूव कर रहा है तो x, y, z तीनों के तीनों एक साथ चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए, अगर मान लो मेरे पास P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं वो x, y, z हैं, तो मैं पोजीशन वेक्टर को कैसे लिख सकता हूँ? और दिस विल बी इक्वल टू x i प्लस y j प्लस z k, ऐसे लिख लेते हैं। वेयर i, j, k दीज आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। ओके, एंड इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस विल बी और डॉट, ये जो डॉट लगाया है, डॉट d/dt ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। समझ आ रही है? तो अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट में लिखूं तो यहाँ पे आ जाएगा x डॉट i कैप, आगे आ जाएगा y डॉट, यहाँ पे आ गया j कैप, देन वी हैव z डॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा k कैप। तो इस तरीके से आप x डॉट जो है वो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं vx i कैप। y डॉट को क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं इसको vy, और लिखते हैं z कैप, प्लस z डॉट को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं vz। ठीक है, तो इसको ज़्यादा डेकोरेटिव बनाने के बजाय हम मेन चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको आनी चाहिए एज फिजिक्स स्टूडेंट, दीज आर वेरी इजी, आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर आता है किसी भी पार्टिकल की मोशन को स्टडी करने के लिए। पोजीशन वेलोसिटी के अलावा आपको एक्सेलरेशन का भी ज्ञान होना चाहिए, और एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि मैं इसको लिखूँगा dv/dt, और अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ मैं इसको लिख सकता हूँ वेक्टर v के ऊपर मैंने लगा दिया डॉट। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास वेरियस पैरामीटर्स आ जाएंगे। v डॉट किसके इक्वल होगा? vx डॉट i कैप, vy डॉट j कैप, प्लस vz डॉट k कैप, ये हमारा बन जाएगा v डॉट, जो कि एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये आ गया vx i डॉट प्लस vy j, यहाँ पर डॉट लग गया, प्लस vz के डॉट लग गया। और ये जो vx है, vy है और vz है, ये एक्सेलरेशन के वेरियस कंपोनेंट्स हैं अलोंग i कैप, j कैप, k कैप। तो मैं लिख सकता हूँ वेक्टर a दिस इज इक्वल टू वेक्टर a का x कंपोनेंट प्लस वेक्टर a का
वाई कंपोनेंट एंड वेक्टर ए का ही जेड कंपोनेंट, ऐसे लिख सकते हैं आप। समझ आ रही है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है हमारा फोर्स। ठीक है, लेक्चर की लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाएगी इस तरीके से। तो फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन हमारे पास है ही, तो फोर्स विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लीनियर मोमेंटम अगर आपको फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, मास को मल्टीप्लाई कर देंगे वेलोसिटी से। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरियस पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए। तो एक हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने बना लिया था, ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि हमारा रेस्ट में है। ठीक है, दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपना एस है, एस डैश, ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इसकी वेलोसिटी है वी, और ये वेलोसिटी रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के विद रिस्पेक्ट टू है। मान लेता हूँ मैं, हम ये जो वेलोसिटी है ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, यानी कि एस डैश फ्रेम इज मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको, देखिए। तो ये मैंने न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया है। इसका जो ओरिजिन है वो ओ डैश है, यहीं पे अपना ऑब्जर्वर है। ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है एक्सिस है वो एक्स डैश है, ये वाला अपना वाई डैश है, ये वाला हमारा जेड डैश है। ओ डैश, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। और ये वाला जो फ्रेम है ये एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये मूव कर रहा है। ठीक है, और मूव कर रहा है ये किसके विद रिस्पेक्ट टू, एस के विद रिस्पेक्ट टू। तो इतना हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाइए, अब मान लेता हूँ मैं ये दोनों ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर ओ एंड ओ डैश, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ले लिया मैंने P, और इसको ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे कोई इवेंट हुआ तो उसकी पोजीशन मेजर करेंगे दोनों ऑब्जर्वर और उसका टाइम मेजर करेंगे। तो जो O ऑब्जर्वर है वो मेजर करेगा, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स x, y, z एंड टाइम t मेजर करेगा। ठीक है, और जो दूसरे वाला ऑब्जर्वर है O डैश, ये x डैश, y डैश, z डैश एंड t ये मेजर करेगा। क्लियर। तो अब देखिए, अगर मैं पोजीशन वेक्टर ड्रा करूं तो O डैश ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू P का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, और इस पोजीशन वेक्टर को मान लेता हूँ मैं, दिस इज R डैश। ठीक है, और जो ये वाला ऑब्जर्वर है O ऑब्जर्वर की वजह से जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, P पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर होगा। इसको मान लेता हूँ मैं वेक्टर R। समझ पा रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि O और O डैश इनके बीच में कितना गैप है। अब ये देखिए, P पॉइंट के ऊपर पार्टिकल किस टाइम पे है, ये T टाइम पे है, दोनों के लिए T टाइम पे है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बात आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो P के कोऑर्डिनेट हैं वो x, y, z विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O कंसिडर किए हैं, और O डैश के विद रिस्पेक्ट टू मैंने माना है x डैश, y डैश, z डैश। आप कह सकते हैं कि दोनों में आपने T ही क्यों लिया, T डैश क्यों नहीं लिया यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको याद दिला दूँ एक बात कि यहाँ पर जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उस ट्रांसफॉर्मेशन में एक सेकेंड, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें दो पैरामीटर को इनवेरिएंट एज्यूम किया गया है। ठीक है, और वो पैरामीटर है, एक तो आपका मास, एक तो है अपना मास, और दूसरा पैरामीटर है टाइम। ठीक है,
ये क्या पहले डिस्कस हुआ है? नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, तो अब ये आपको याद रखना है फिलहाल। तो मास एंड टाइम दीज आर इनवेरिएंट, और इनवेरिएंट कहने का मतलब क्या है? दीज आर इनवेरिएंट, या आपको लिखा मिलेगा बुक्स में एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? देखिए, अब यहाँ पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो मूव कर रहा है जो कि एस डैश है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपका, वो है रेस्ट में, ठीक है। तो रेस्ट में आप किसी पार्टिकल का मास जो मेजर करेंगे, मूविंग फ्रेम में भी उतना ही मास मिलेगा आपको। तो अगर ऑब्जर्वर ओ एंड ओ डैश किसी पार्टिकल का मास मेजर करे, ठीक है, ये दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जर्वर अगर मास मेजर करें तो वो मास सेम पाएगा दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो एम एंड एम डैश दोनों एम ही होंगे, तो ऊपर ये डैश लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप मास को एम ही ले सकते हो। ऐसे ही टी है वो भी आपका इनवेरिएंट है, तो जो टाइम है वो भी आपका सेम रहेगा। तो टी टाइम मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर ओ एंड टाइम मेजर्ड बाय ऑब्जर्वर ओ डैश दैट विल बी द सेम। तो इसलिए यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर दोनों जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें टाइम क्या है अपना टी ही लिया गया है। ओके, अब मुझे लगता है ये चीज़ समझ आई होगी आपको। अब देखिए, आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना वो मूव कर रहा है आपका, और कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? ये एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो इस वेलोसिटी को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, वेलोसिटी v, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी v इंटू आई कैप। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। तो ये 1D मोशन है हमारी, 1 डायमेंशन के अलोंग मोशन है, ओनली 1 डायमेंशन ऑफ ए रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। और ये कौन से एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है? ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर पा रहा है। समझ आ रही है? तो अब यहाँ पे आओ, अब हमें ये देखना है ओ एंड ओ डैश इनके बीच में कितना गैप है। तो देखिए, ये ऑब्जर्वर जो ओ डैश है ये एक टाइम पे तो ओ पे ही होगा, क्योंकि ये मूव करके एक्स एक्सिस के अलोंग फिर यहाँ पे आया है। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं ओ एंड ओ डैश, ये टाइम टी इक्वल टू 0 पे दोनों सेम पॉइंट के ऊपर थे, और ओ को ओ पोजीशन से ओ डैश तक आते हुए एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कितना टाइम लग गया? टी टाइम लग गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कवर्ड जो होगा, यानी कि इन दोनों एक्सिस के बीच का जो गैप है, ठीक है, वाई को वाई से वाई डैश तक आते हुए, ठीक है, वाई एक्सिस को कितना टाइम लग गया होगा? वो टाइम लगा टी, और डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? डी कवर किया। तो इस डी को मैं, ये डी डिस्प्लेसमेंट हुआ है जो, ये एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ वेक्टर डी डिस्प्लेसमेंट डी, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम कितना लगा? टी टाइम लगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। तो और इस वेक्टर को मैं कहाँ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? मैं इस वेक्टर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ज्वाइनिंग ओ एंड ओ डैश। तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए। तो अब मैं इन तीनों वेक्टर को अलग बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ कि अब, क्योंकि हमारा मेन मोटिव क्या है, हमें वेक्टर आर को आर डैश के कोऑर्डिनेट से कनेक्ट करना है, और वही सेट ऑफ इक्वेशन आपको क्या देगा? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देगा, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इसको, ये मेरा जो पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, ये ओ है, यहाँ पर है मेरा ओ डैश, इसके बाद फिर मेरे पास यहाँ पर पॉइंट है, ये पॉइंट है मेरा पी, ठीक है। और एक वेक्टर है मेरे पास,
एक मेरे पास ये वेक्टर है, ठीक है, और इस वेक्टर को मैं मान लेता हूँ ये है वेक्टर आर डैश, ये है वेक्टर आर, ये है वेक्टर आर डैश, और ये है मेरा वेक्टर डी। तो देखिए मैंने इन तीनों वेक्टर को उठा करके यहाँ पे रख लिया ताकि आप समझ पाएँ, ठीक है। अब हम ये रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करेंगे। तो क्लास यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ये मैंने यूज़ कर लिया है। ये अपना वेक्टर है, ये आर है, ठीक है, ये अपना वेक्टर आर डैश है और ये अपना डी वेक्टर है। तो ये देखो अब ये थर्ड जो साइड है, ये टू साइड है, ब्लैक वाली ब्लू वाली, ये दोनों सेम सेंस में है, इनका वेक्टर सम थर्ड साइड के इक्वल होगा। ये मैंने जस्ट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और अब हमें डी और आर इनकी वैल्यू पुट करनी है। देखिए डी की वैल्यू हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये है हमारे डी की वैल्यू, क्लियर। ये है हमारे पास डी की वैल्यू, ठीक है। और आगे देखो आर को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे सबसे पहले आ जाओ यहाँ पे, बिल्कुल इनिशियली मैंने बताया था, दिस इज हाउ यू कैन राइट वेक्टर आर, ये, ठीक है। ये वेलोसिटी को लिखेंगे ऐसे एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ यही किया है। तो वेक्टर आर डैश को कैसे लिख सकते हैं, जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स डैश आई कैप, वाई डैश जे कैप, जेड डैश के कैप। तो इस तरीके से आप इसको आर डैश को भी लिख सकते हैं। डी को ऐसे लिखेंगे, सबकी वैल्यू उठाओ और रख दो यहाँ पे, ये देखो सब दिख रहा है आपको, ये देखिए ये वैल्यू जहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना और बात बन जाएगी। अब आपको सिर्फ कंपेयर करना है, ठीक है। वेक्टर आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, डी की रखो, आर डैश की रखो, एंड यू विल गेट दिस, ठीक है क्लास। तो और फिर हमारे पास ये वाला वेक्टर है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपने आर डैश की वैल्यू तो रख दी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको रखना है वेक्टर डी की वैल्यू। तो वेक्टर डी होगा हमारा वी इंटू टी इंटू आई कैप। तो ये हमने डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब आपको क्या करना है, अब ये दोनों वेक्टर इक्वल कब हो सकते हैं, दोनों वेक्टर इक्वल तब होंगे जब, हेलो क्लास, ये देखो ये छोटा मास्टर आ गया बीच में, छोटा मास्टर आ गया, बोल मत, तूने कहा था मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है, बोल मत अब। तो क्लास के देखो अब ये दो वेक्टर हो गए अपने पास, एक तो लेफ्ट हैंड साइड वाला और एक हो गया राइट हैंड साइड वाला। ये दोनों वेक्टर्स हैं वो कब इक्वल होंगे, जब आई जे के इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे के इक्वल होंगे। समझ आ गई बात। तो अब हम कंपेयर करके और ये पता लगा सकते हैं कि जो एक्स एक्सिस है उसके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे। पहले ये देख लेते हैं एक बार। तो अब देखो क्लास, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो एक्स कंपोनेंट है, एक्स आई कैप है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में होगा हमारे पास एक्स डैश प्लस वी टी, ठीक है। और ये है अपना एक्स कंपोनेंट। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो कंपोनेंट है वो क्या है, वो है वाई जे कैप। राइट हैंड साइड में देखो, अब राइट हैंड साइड में है प्लस वाई डैश जे कैप बवी लामत, ठीक है। और अब देखो नेक्स्ट जो हमारा है वो है जेड कंपोनेंट। लेफ्ट हैंड साइड का पहले लिखेंगे, ये आ गया जेड के कैप। और इधर देखो, इधर अपने पास क्या आ गया, ये आ गया जेड डैश के कैप। क्लियर है। तो अब ये दोनों वेक्टर कब इक्वल होंगे, जब इनके एक्स कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो पहले हम एक्स कंपोनेंट को कंपेयर कर लेते हैं। तो एक्स कंपोनेंट को कंपेयर करने से हमें क्या मिला, एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी
टी। समझ पा रहे हो? अब हम वाई कंपोनेंट को कंपेयर करेंगे, तो वाई कंपोनेंट को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई दिस इज इक्वल टू वाई डैश। अगर मैं जेड को कंपेयर करता हूँ, जेड कंपोनेंट को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जेड कंपोनेंट, जेड विल बी इक्वल टू जेड डैश। एक बात, अब देखिए, अब यहाँ पे हमने एक अप्रोक्सीमेशन, एक एजम्पशन यूज़ की थी कि जो मास एंड टाइम है वो दोनों में इनवेरिएंट हैं, यानी कि किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप मास मेजर करेंगे या टाइम मेजर करेंगे तो वो सेम आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए टी दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम है, तो यही यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख देना है। तो अगर मैं टाइम का और लिख दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा टाइम, तो टाइम दोनों में सेम है, ये एक इनवेरिएंट क्वांटिटी है। क्लियर? ठीक है, तो ये जो हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशन आया, इसी को हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, और किसकी बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है इस सेट ऑफ इक्वेशंस की। क्लियर? तो ये जो हमारे पास आई ये है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, फोर्स को और लीनियर मोमेंटम को, और हम देखेंगे कि कौन सी क्वांटिटी वेरिएंट है या नहीं। तो अभी के लेक्चर को समराइज करते हैं, एक क्विक रिवीजन करते हैं इसका। तो पहला हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होती हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, वो जस्ट एक, बोल मत तुम, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट एक सेट ऑफ इक्वेशन होता है, ठीक है, और नो जिसमें हम इधर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो ये सेट ऑफ इक्वेशंस है जो हमने डिजाइन किया है। इसमें हमने ये देखिए FOR इसको स्टडी किया, ठीक है, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या चीज़ है, उसको किसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। फिर हमने देखा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। और फिर हमने डिस्कस किया कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंडर मास एंड टाइम ये दो एब्सोल्यूट क्वांटिटी हैं, इनवेरिएंट हैं, कोई भी ऑब्जर्वर इनको मेजर करे ये सेम रहेंगे। हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना करके देखे। उसके बाद भाई बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, किसी की नहीं मानते, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। फिर हमने यहाँ पे यूज़ किया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और उसका यूज़ करके आपने कनेक्ट किया, बेसिकली किसको कनेक्ट किया, R एंड R डैश को कनेक्ट किया। इनकी वैल्यूज़ यहाँ से उठा करके आपने सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये तीनों इक्वेशन, ये वेक्टर्स हैं, आपने कैसे लिखे ये आपको बेसिकली समझ में आने चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। तो देखो क्लास, ये तीन इक्वेशन हैं, इनका सहारा लेके आपने यहाँ पर इन तीनों इक्वेशन को आपको एडजस्ट कर देना है। और कहाँ पर एडजस्ट करोगे, यहाँ पर देखो, इनकी वैल्यू रख दो और जो भी अपने पास रिजल्ट आता है वो हमारी क्या बन जाती हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्लियर? तो यहाँ पे लेक्चर का एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आपको क्या देखना है, अगले लेक्चर में हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। और इसमें हमने क्या पाया कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मास और टाइम की तरह वेरिएंट, इनवेरिएंट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, दोज आर रिलेटिव, दोज आर वेरिएंट। तो यहाँ पे ये हमारा कंक्लूजन है। वी फाउंड दैट द कोऑर्डिनेट्स आर वेरिएंट, कोऑर्डिनेट्स आर वेरिएंट, इनवेरिएंट लिख दिया, दीज आर वेरिएंट, और यू कैन से दीज आर not absolute. Thanks for watching the lecture. Stay with me for more informative lectures. If you find the lecture informative, please share and subscribe, and good night. We will come with the next video lecture soon. भाभी बाय बोल दे, बाय, ये दोबारा बोल दे, बाय, गुड नाइट बोल दे, गुड नाइट।